Question number 5. A business buys a machine costing 6,000. Depreciation rate is 20% on reducing balance basis. Required to calculate depreciation expense, accumulated depreciation and net book value of the asset for past 3 years. तो पहले इसका depreciation calculate कर लेते हैं. अच्छा, मेथड है reducing balance ना. 3 years का depreciation calculate करना है या फॉर्मूला लिखते हैं. Depreciation expense equals to cost minus accumulated depreciation और multiply by percentage. ओके, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 6,000 और फर्स्ट ईयर है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 0 माइनस 0 और परसेंटेज आपको दी हुई है 20, मल्टीप्लाई बाय 20%. ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 1200. ईयर 2 फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं. अच्छा, कॉस्ट तो वही रहेगी सेम 6,000 और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 1200 और 20%. माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 960. कॉपी करते हैं और ईयर 3 कॉस्ट सेम रहेगी 6,000. अब एक्यूमुलेटेड कितना होगा? 12. हाँ, 1200 प्लस 960 टू 160 और 20%. ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 760. ये तो हमने 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया कर लिया. अच्छा, ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे. प्रॉफिट और लॉस तो ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज होगा? 1200. और ईयर 1 के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो इसमें कॉस्ट आएगी 6,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1200, बुक वैल्यू 4,800. ठीक है, ये ईयर 1 कंप्लीट. तो ईयर 2 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे 960 और फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट वही रहेगी 6,000. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2160 और ये बुक वैल्यू आ जाएगी 3,840. तो ये कुछ यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, क्या कहते हैं, ब्रैकेट नहीं बना. पानी भी देना. अच्छा, अब ईयर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे 768. ठीक, कॉस्ट सेम रहेगी 6,000 और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? अब ये 2160 प्लस 768 कितना? 2928. ये माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगी 3072. 3072 इसकी नेट बुक वैल्यू. ठीक है, कॉपी कर लें. तो क्वेश्चन नंबर 6. चल, यहाँ से टॉपिक में चेंज आएगा. अब तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, एंट्रीज बनाई, बुक वैल्यू कैलकुलेट की ना. अब यहाँ पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट. डिस्पोजल क्या होता है कि एक एसेट आपने यूज किया और कुछ टाइम बाद आपने उसे सेल कर दिया. अच्छा, वैसे नॉन करेंट एसेट बाय किस लिए करते हैं हम? बिजनेस यूज के लिए. ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हम उससे सेल भी कर देते हैं. तो क्या रीजन हो सकती है सेल करने की कि आपने नॉन करेंट एसेट बाय किया, कुछ टाइम यूज करने के बाद सेल कर दिया? इसकी रीजन क्या हो सकती है? एक तो ये कि आपके एसेट की लाइफ पूरी हो गई, आप उसको स्क्रैप कर देंगे, सेल कर देंगे, या फिर जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस आपका पूरा हो गया. जैसे कोई एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के लिए आपने एक स्पेसिफिक मशीन खरीदी, ऑर्डर आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद वो मशीन आप सेल कर देते हैं.
या फिर ये हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नया मॉडल आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस मॉडल आ गया उसका मार्केट में, तो पुरानी मशीन सेल करके आप न्यू मशीन बाय कर ले। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हो सकती हैं एसेट को डिस्पोज करने की। तो अब इसमें पढ़ लेते हैं जरा, इसकी क्या ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसको देखते हैं। अच्छा, बिजनेस बायज अ मशीन कॉस्टिंग 6,000, डेप्रिसिएशन रेट इज 20,000% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, सोल्ड इन ईयर 3 फॉर 3,000, 3,000 में सोल्ड हो गई है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, ईयर 3 में सोल्ड करें यानी कि आफ्टर 2 इयर्स यूज के बाद, आफ्टर 2 इयर्स यूज के बाद हमने उसे सेल कर दिया। Okay, required to calculate profit or loss on disposal of machine or complete ledger account show how disposal would be accounted for. तो पहले इसमें हम 2 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उसके बाद लॉस गेन कैलकुलेट करेंगे और फिर एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाएंगे। पहले 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर लॉस गेन कैलकुलेट करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ईयर 1, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमने फॉर्मूला लिख लिया था। तो रिड्यूसिंग का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट, क्योंकि 6,000 है माइनस एक्यूमुलेटेड, तो ईयर 1 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, और रेट इसने दिया हुआ है 20%, रेट गिवन है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 1,200 हो जाएगा ईयर 1 का। अच्छा, ईयर 2 कॉस्ट सेम रहेगी 6,000, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा 1,200 और इसका 20% 968 ना, 968। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 और 6 दोनों सेम ही है, सेम 960 सेम है। ये तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 2 इयर्स का। अच्छा, आपने सोल्ड कब किया है, ईयर 3 में, लेकिन यहाँ लिखा है कि नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो डेप्रिसिएशन सिर्फ 2 इयर्स का चार्ज करेंगे। अच्छा, अब लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं। लॉस गेन की कैलकुलेशन क्या होगी, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 6,000 है, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,200 प्लस 960 160, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, ये हमें मिल जाएगी नेट बुक वैल्यू 3,840 नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब सेल कितने में कर रहे हैं, सेल प्रोसीड। अच्छा, जितने में सोल्ड करेंगे इसके लिए टर्म यूज होती है सेल प्रोसीड्स। तो 3,000 में मशीन हम सोल्ड कर रहे हैं, जिसकी सेलिंग प्राइस सेल प्रोसीड है 3,000, डिफरेंस आएगा 840 का। अब ये बताएं 840 लॉस है गेन हुआ है, लॉस, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू ज्यादा है 3,840, सेल हमने किया 3,000 में, तो 840 का लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्री हो जाए। अच्छा, ये कैलकुलेट कर लिया हमने लॉस, तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है लॉस गेन की। अच्छा, इसके बाद इसकी एंट्रीज और फिर ये अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें एंट्रीज दो तरह से बनेंगी। पहले एक में हम बनाते हैं कंबाइन एंट्री बना लेते हैं, इसकी कंबाइन या जैसे कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। उसके बाद सेपरेट एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, इससे कि आपको ये एंट्रीज इजीली समझ में आ जाएंगी। तो पहले कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, फिर इसके सेपरेट एंट्रीज बनेंगी, फिर एक नया अकाउंट ओपन होगा सब। अच्छा, अब एंट्री होनी क्या चाहिए, एक मशीन हम सेल कर रहे हैं, तो वो मशीन आपकी गई, एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट, और कैश हमें रिसीव हुआ डेबिट हो जाएगा। कैश को तो पहले हम करते हैं डेबिट, 3,000 मशीन हमने सेल की है, कैश आया, एसेट इंक्रीज डेबिट हो गए। इसके बाद मशीन हम सेल कर रहे हैं, तो मशीन आपकी क्रेडिट हो जाएगी, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, मशीन क्रेडिट करेंगे कितने से, 6,000 से, क्योंकि मशीन 6,000 की थी ना, क्रेडिट। अच्छा, अब लॉस हुआ हमें, लॉस डेबिट होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस डेबिट हो जाएगा, गेन होता तो क्रेडिट करते थे, लॉस डेबिट। अच्छा, अब यहाँ पर एक एंट्री और बनेगी, ठीक है, और वो होगी एक्यूमुलेटेड
डेप्रिसिएशन की 2160। अच्छा, भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ डेबिट क्यों किया? बाकी एंट्री से समझ आ गई, कैश डेबिट हुआ, लॉस डेबिट, मशीन क्रेडिट। अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है? तो इसके लिए टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट से आपको इजीली समझ में आ जाएगी बात। तो अकाउंट बनाते हैं एक मशीन का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? 6000, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। और इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होगा? 2160 डिस्पोजल के टाइम पर। अब मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो मशीन को तो हमने किया क्रेडिट। मशीन अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब मशीन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब मशीन अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसे मेंटेन करने का क्या फायदा? इसकी कोई जरूरत है? तो इसे भी क्लोज करें। इसे क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाए। तो मशीन अकाउंट भी क्लोज और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज। तो इसलिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, ये इसकी है कंपाउंड एंट्री, ऐसे कंबाइंड एंट्री कह सकते हैं हम। अब इसके बाद इसकी सेपरेट एंट्रीज बनाएंगे, पहले ये कॉपी कर लें, इसके सेपरेट एंट्रीज बनाते हैं और फिर उसमें एक नया अकाउंट भी ओपन होगा। अच्छा, ये तो हमने एक बनाई कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, ये जो हमने लॉस गेन कैलकुलेट किया, ये और भी एंट्रीज के मुतालिक एक बात, ये जो लॉस गेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो हमारे ये कि स्टडीज की हद तक है। इस तरह से हम कैलकुलेशन के थ्रू लॉस गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो फिर लॉस गेन इस तरह कैलकुलेशन से कैलकुलेट नहीं होता है, बल्कि उसके लिए भी हम एक टी अकाउंट बनाते हैं। एक नया टी अकाउंट बनता है और वो बनेगा डिस्पोजल के नाम से। उसमें सारी एंट्रीज पोस्ट होती हैं, अकाउंट बैलेंस करते हैं और फिर लॉस गेन कैलकुलेट किया जाता है। तो अब डिस्पोजल अकाउंट के साथ एंट्रीज क्या बनेंगी और लॉस गेन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अब वो देख लेते हैं। अच्छा, ये एक हमने मशीन अकाउंट बनाया हुआ है, एक हमने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक नया अकाउंट बनेगा डिस्पोजल के नाम से। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्पोजल अकाउंट है, इसकी कोई नेचर नहीं है, एक टेम्परेरी अकाउंट है। डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा और उसके बाद क्लोज हो जाता है। इसकी कोई नेचर नहीं है, ना एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कुछ भी नहीं। टेम्परेरी अकाउंट, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा, उसके बाद क्लोज। ठीक है। तो अब हम एंट्रीज बनाएंगे डिस्पोजल अकाउंट के साथ। लेकिन डिस्पोजल के टाइम पर क्या होता है कि जो अकाउंट है हमारे, जैसे मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये क्लोज हो जाते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। उसके बाद हम डिस्पोजल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो होगा लॉस या गेन। अब डिस्पोजल अकाउंट के साथ एंट्रीज क्या होंगी? देखिए, पहली एंट्री होगी मशीन को तो हम करेंगे क्रेडिट, मशीन सोल्ड कर रहे हैं, मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ। और डेबिट क्या होगा? डिस्पोजल अकाउंट। तो ये मशीन अकाउंट हम क्लोज कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे डिस्पोजल, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मशीन। अच्छा, ये पहली एंट्री हो गई, डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट। अच्छा, साथ साथ ये जर्नल एंट्रीज भी लिख लेते हैं इसकी ना, जर्नल जर्नल में भी इसको लिख लेते हैं। पहली एंट्री हो गई डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट 6000। ये हमने मशीन अकाउंट क्लोज किया, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, सेकंड एंट्री क्या होगी? अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसे क्लोज करेंगे तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक। यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल और यहाँ लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया। ठीक। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? कैश रिसीव हो रहा है, तो सेल प्रोसीड की एंट्री होगी, कैश डेबिट होगा। फिलहाल कैश अकाउंट मैं नहीं बना रहा यहाँ पे, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे कैश। चाहे तो कैश अकाउंट बना लें, उसको फिर डेबिट कर देते हैं। ठीक। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहले सेकंड एंट्री यहाँ कॉल लिख लेते हैं, जर्नल जर्नल में। सेकंड एंट्री बनाई हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 312160 और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया 2160। ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया।
उसकी कोई नेचर नहीं है, वही मैंने कहा ना, उसको तो आप छोड़ दें, दूसरे अकाउंट को देखें, एक्यूमुलेटेड डेबिट हो रहा है, इसकी कोई नेचर नहीं है। जैसे हमने FA1 में पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट, उसकी क्या नेचर थी, कुछ नहीं, तो वो अपोजिट साइड पे आता था बस वो। ठीक है, हमने दूसरे अकाउंट को देखना होता है, वो अपोजिट साइड पे आ जाता है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो यहाँ एक्यूमुलेटेड डेबिट हुआ तो डिस्पोजल क्रेडिट हो गया बस। ठीक, मतलब इसकी कोई नेचर नहीं है, इसलिए इस पे आप वो रूल नहीं लगा सकते कि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट या क्रेडिट जो भी है वो नहीं लगता है। दूसरे अकाउंट को देखना। अब जैसे थर्ड एंट्री क्या है, कैश हम रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट। डिस्पोजल कहाँ जाएगा, क्रेडिट, ये अपोजिट पर आएगा बस। ठीक, सही। तो आपने डिस्पोजल को नहीं देखना, दूसरे अकाउंट को देखना। एंट्री हो गई थर्ड हमारी, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट को यहाँ लिख लेते हैं जर्नल, जर्नल में कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री हो गई डिस्पोजल अकाउंट के साथ। अच्छा, अब हमने अकाउंट क्लोज करते हैं। मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस जीरो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस इसका भी जीरो। अब डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसमें देखें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, यही टोटल क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करें। ये 2160 5160 माइनस करें इसमें से, डिफरेंस आएगा 840 का, और ये हो जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। तो इस तरह से डिस्पोजल अकाउंट बनाकर भी हम लॉस गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्रेडिट पर है तो लॉस, और डेबिट पर होगा तो गेन। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अब लॉस डेबिट होता है ना, तो लॉस को हम करेंगे डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल डेबिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो डिफरेंस क्रेडिट पे आएगा तो लॉस होगा, और डेबिट पर आएगा तो गेन। क्लियर हो गया। इस तरह से एक डिस्पोजल अकाउंट बनाकर भी हम लॉस गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैं लिख दूं कि अगर डिफरेंस डेबिट पर आता है तो ये गेन। ठीक है, और एंट्री क्या होगी, डिस्पोजल डेबिट गेन। क्लियर। तो पहले अब ये एंट्रीज कॉपी कर लें डिस्पोजल अकाउंट के साथ। अच्छा देखें, ये एक ही एंट्री थी जो पहले मैंने लिखी कंपाउंड, ये चार में डिवाइड हो गई। अगर गौर करें तो आप देखें यही एक एंट्री चार में डिवाइड हुई है। ये मशीन यहाँ पर क्रेडिट किया था, मशीन को हमने, मशीन क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। सेकेंड हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट हो गया। थर्ड कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। फोर्थ लॉस डेबिट हुआ, लॉस डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये एक ही एंट्री है जो चार में डिवाइड हो गई और सबके साथ डिस्पोजल आ गई। इसको इस तरह हम याद रख सकते हैं। ठीक, तो अब ये कॉपी कर लें, पहले एंट्रीज उसके बाद किया। ठीक, क्वेश्चन 6 कंप्लीट। ठीक है, डिस्पोजल हमने लॉस गेन कैलकुलेट किया, एंट्रीज हो गई टी अकाउंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। इसमें मिसिंग फिगर्स आपको कैलकुलेट करनी है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वन में आपको नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी, क्या होगी नेट बुक वैल्यू बताएंगे, 20,000 आ जाएगी। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। अच्छा, लॉस गेन कितना होगा, गेन या लॉस, लॉस हो जाएगा या गेन होगा। बुक वैल्यू 20,000 है, 40 में सेल कर रहे हैं तो 20,000 का गेन होगा ना, गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करें फिर आंसर टैली करते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, मैंने वो मैथ्स को फॉलो किया है कि अब ये 40,000 माइनस होंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना, -20, तो इसलिए गेन को यहाँ मैंने नेगेटिव में रखा है, लॉस को पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू मैथ्स। ठीक है, तो ये गेन यहाँ नेगेटिव आंसर का मतलब ये जो ब्रैकेट में 125 है ये गेन है, और ये पॉजिटिव में जो है ये लॉस। क्योंकि बुक वैल्यू से सेल प्रोसीड माइनस करेंगे, तो अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव होगा ना अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो उसको गेन। इसलिए मैंने ये आप लोग सॉल्व करें फिर इसके आंसर टैली करते हैं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी।
अच्छा, इसमें यही दो फॉर्मेट यूज हो जाएंगे हमारा, यही फॉर्मेट यूज होगा लॉस गेन की कैलकुलेशन वाला। इसी फॉर्मेट पे ये पांचों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहीं पे रिवर्स कैलकुलेशन होगी, कहीं पे फॉरवर्ड, और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आप कंप्लीट करें, फिर आंसर टैली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है, टैली कर ले आंसर 7। सही है, ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट्स सेम आंसर है। Same. ओके जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें एक चेंज आएगा। अब ये पार्ट एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट या एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट का? क्या समझ आ रहा है इससे? क्या समझ आता है? रिप्लेस करना एसेट, रिप्लेस करना कि आप पुराना एसेट दे रहे हैं और न्यू एसेट ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जब पुराना एसेट देके न्यू एसेट खरीदते हैं तो आपको कुछ पैसे आपके कम हो जाते हैं नए के, और आप कुछ कैश पे करते हैं, न्यू एसेट आपको मिल जाता है ना एक्सचेंज में। सही। तो पुराना एसेट, जैसे मोबाइल आप एक्सचेंज करने जाते हैं तो पुराना मोबाइल आपने दिया शॉपकीपर को, कुछ कैश पे करेंगे और नया मोबाइल लेकर आ जाते हैं। तो ये कहलाता है पार्ट एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट। पुराना एसेट देकर न्यू एसेट खरीद। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके एंट्रीज और टी अकाउंट्स होंगे। अब business buys a machine costing 6,000, depreciation rate 20% on reducing balance। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 तीनों का डेटा सेम। अच्छा, ड्यूरिंग ईयर 3 replaced with new machine costing 10,000, supplier allowed him 3,000 in part exchange for the old machine, no depreciation charged in the year of exchange। Required क्या? Calculate profit or loss on disposal, calculate amount of cash paid for the new machine, और फिर कंप्लीट लेजर अकाउंट शो बोथ डिस्पोजल एंड एक्विजिशन। पहले लॉस गेन। अच्छा, लॉस गेन से पहले हमें वही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों का डेटा सेम है, तो वही 6 वाले कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। जो हमने 6 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वही यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अब आपको समझ में आ गया है, जिसमें डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करना है। ईयर 1 ईयर 2 का डेप्रिसिएशन हमने 6 में कैलकुलेट किया, तो 8 में भी है सेम ही रहेगा, तो उसी को कॉपी कर दिया। अब यहाँ लॉस गेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन ऑन डिस्पोज हम लिखते हैं, पहले तो मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। मशीन कॉस्ट कितनी है? 6,000। लेस करेंगे इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना है? 2160। और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3840। अच्छा, अब ये एक्सचेंज कितने में हो रही है? वो हमसे पुरानी मशीन कितने में ले रहे हैं? देखिए, लिखा सप्लायर अलाउड हिम 3,000 इन पार्ट एक्सचेंज फॉर द ओल्ड मशीन, यानी कि ओल्ड मशीन हमसे वो 3,000 में ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रेड इन अलाउंस की टर्म यूज होती है। ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं इसको, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू भी कह सकते हैं। ट्रेड इन अलाउंस या पार्ट एक्सचेंज वैल्यू भी आप कह सकते हैं 3,000। तो अब ये लॉस हुआ गेन हुआ? ये एक्सचेंज करने पे हमें लॉस हो रहा है या गेन? 840 का लॉस है ना, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, ट्रेड इन अलाउंस कम है, तो ये लॉस, लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक, ये तो हमने लॉस गेन कैलकुलेट किया। इसके बाद फिर इसके एंट्रीज और टी अकाउंट्स हैं, तो पहले ये आप कॉपी कर लें यहाँ तक, फिर एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाते हैं। बुक वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, 2160 है, 2160, 2610 नहीं, 2160।
ये करेक्शन कर लें इसकी बुक वैल्यू। ये हमने लॉस गेन कैलकुलेट कर लिया, अब इसके जर्नल एंट्रीज बनाते हैं पहले, इसके बाद टीआर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक न्यू मशीन आ रही है, पुरानी मशीन हम दे रहे हैं एक्सचेंज में, न्यू मशीन ले रहे हैं ना। तो न्यू मशीन को तो हम करेंगे डेबिट ना। यहाँ मैं लिखता हूँ मशीन न्यू। न्यू मशीन कितने की है? न्यू मशीन की कॉस्ट है 10,000। तो न्यू मशीन को तो हम डेबिट करेंगे 10,000 से। अच्छा, पुरानी मशीन हम दे रहे हैं एक्सचेंज में, इसके भाई एक, तो ये आपकी जो ओल्ड मशीन है ये हो जाएगी क्रेडिट, ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन की कॉस्ट थी 6,000, 6,000 से मशीन क्रेडिट, न्यू मशीन आ रही है डेबिट, ओल्ड मशीन आपकी गई क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद हम कैश पे कर रहे हैं, कैश पे करेंगे ना। अच्छा, कैश पेमेंट की कैलकुलेशन रह गई, चलो, वो पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैं इसकी कैलकुलेशन लिखवा देता हूँ। कैश पेड टू सप्लायर, ये कैश पेमेंट कितनी करना होगी ये बताएं मुझे। हाँ, देखिए न्यू मशीन है 10,000 की, पुरानी वो हमसे ले रहे 3 में, तो कैश हम देंगे 7,000। इसको जरा फॉर्मूला फॉर्म में लिख लें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस ट्रेड इन अलाउंस, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। न्यू मशीन की कॉस्ट है 10,000 और ट्रेड इन अलाउंस है 3,000, तो कैश पे करेंगे आप, कैश पे टू सब 7,000। ठीक है, चले फिर यहाँ एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश हम पे कर रहे हैं 7,000, कैश हो जाएगा क्रेडिट 7,000 से। अच्छा, बाकी अब वो जो मशीन अकाउंट हमने ये ओल्ड मशीन एक्सचेंज में दी है, मशीन अकाउंट क्लोज हुआ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, हो जाएगा डेबिट 2160 से। और एक्सचेंज करने पे हमें लॉस हुआ है, तो लॉस डेबिट, लॉस ऑन एक्सचेंज 840। तो ये हमारी बन गई एक्सचेंज की कंपाउंड एंट्री। पहले ये कॉपी कर लें, फिर इसे डिस्पोजल अकाउंट के साथ एंट्रीज बनाते हैं। अब एक्सचेंज की एंट्रीज हम बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट के साथ। पहले तो यहाँ आते हैं, मशीन का बैलेंस लिखे, ये आपका मशीन अकाउंट का बैलेंस है 6,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160। अच्छा, पहली एंट्री क्या होगी डिस्पोजल अकाउंट के साथ? अब मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल और इधर आ जाएगा मशीन। अच्छा, सेकंड एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ लिखते हैं डिस्पोजल और यहाँ लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये दोनों एंट्रीज ऊपर लिख लेते हैं पहले जर्नल, जर्नल में। पहली एंट्री हो गई डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और मशीन अकाउंट क्रेडिट 6,000। सेकेंड एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 2160 और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 160। अच्छा, थर्ड एंट्री क्या होगी यहाँ पर? देखिए इसमें क्या हो रहा है, न्यू मशीन आ रही है और हम कैश भी पे कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यू मशीन कितने की है? 10,000। इसमें देखिए, इसको हम क्या करते हैं, न्यू मशीन की एंट्री को दो में डिवाइड कर लेते हैं। एग्जाम में वो अलग अलग आपसे पूछता है। अब 10,000 की मशीन है, लेकिन हम ये 7,000 कैश पे कर रहे हैं, 3,000 में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो में इसको डिवाइड करते हैं, कैश पेमेंट पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, 7,000 डेबिट, 7,000 क्रेडिट। ये तो एंट्री हो गई कैश पेमेंट।
ये हमने कैश पेमेंट की एंट्री बनाई, कैश पेड। ये तो हमने कैश पेमेंट की एंट्री बना ली। अब जो बाकी 3000 की मशीन है, न्यू मशीन, वो हमने एक्सचेंज की है ना, तो मशीन को तो हम डेबिट करेंगे, न्यू मशीन डेबिट 3000। क्रेडिट क्या करेंगे यहाँ पर? हम्म ओल्ड मशीन नहीं, ओल्ड मशीन को तो हमने ऊपर 6000 से क्रेडिट करके क्लोज किया। लेकिन अभी 3000 क्या था? ट्रेड इन अलाउंस था ना, जो पुरानी मशीन पे हमें मिला था। तो यहाँ क्रेडिट हम करेंगे इसमें डिस्पोजल अकाउंट। ये ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री होगी। मशीन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। जब हमने एसेट डिस्पोज किया था, डिस्पोजल की एंट्री हमने क्या बनाई थी? डिस्पोजल के टाइम पे हमें कैश रिसीव हुआ था, तो हमने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट किया था 3000 से ना। ये हमने डिस्पोजल के टाइम पर सेल प्रोसीड की एंट्री बनाई थी कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। अब क्या हो रहा है? अब हम मशीन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज करने पे हमें 3000 कैश नहीं मिल रहा है, बल्कि 3000 की नई मशीन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैश की जगह न्यू मशीन डेबिट हो जाएगी, और डिस्पोजल अपनी जगह क्रेडिट पर ही आएगा। ठीक है, तो ये सेल प्रोसीड की एंट्री है, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। और ये ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री होगी, मशीन डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट। ये समझे, यहाँ कैश जो है वो रिप्लेस हो गया मशीन। कैश की जगह हमें क्या? न्यू मशीन मिल गई। ठीक, बाकी डिस्पोजल क्रेडिट में ही रहेगा। सही। अच्छा, अभी एंट्रीज यहाँ पोस्ट कर देते हैं एग्जाम में। अच्छा, दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन भी करके बना सकते हैं, लास्ट वाली दो। कंबाइन में क्या होगा? मशीन डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 7,000, और डिस्पोजल क्रेडिट 3,000। तो और ये दो अलग अलग, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली अलग पूछता है, वो कैश पेमेंट की अलग पूछ लेता है, ट्रेड इन अलाउंस की अलग पूछता है, तो मैंने दोनों को सेपरेट करके रखा। अब ये एंट्रीज पोस्ट करते हैं लेजर में। यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट करते हैं, रॉ इंसर्ट करेंगे। क्या मशीन यहाँ पर डेबिट है 7,000 से, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कैश, और फिर मशीन अकाउंट डेबिट है 3,000 से, डिस्पोजल, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी डिस्पोजल। और ये डिस्पोजल अकाउंट अब हम क्रेडिट कर देंगे 3,000 से, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मशीन। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। मशीन अकाउंट क्लोज करेंगे। अब डेबिट साइड का टोटल आएगा 16,000, माइनस करेंगे 6,000, तो इसका बैलेंस सीडी आ जाएगा 10,000, जो कि न्यू मशीन की कॉस्ट है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फिलहाल क्लोज हो जाएगा। तब तक कि हम न्यू एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, तब तक ये बैलेंस हो जाएगा क्लोज। तो डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करते हैं। डिफरेंस आ जाएगा 840, और ये होगा लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब इसको आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लिया आपने। ठीक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 की तरह सॉल्व होगा, फिगर्स फाइंड करनी है। अच्छा, इसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, इन चारों क्वेश्चंस में एक नया पॉइंट है, हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, ये कुछ हैंडआउट्स एमसीक्यूज हैं 13 के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक, 1 से बल्कि 14, ये एमसीक्यूज हैं 1 से लेकर 14 तक। ये आप लोग होमवर्क है आपका, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो सब इसमें रिवाइज हो जाएंगे। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, लॉस गेन और एक्सचेंज के क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हैं। तो 1 से 14 तक एमसीक्यूज, आंसर भी मैंने इसे मार्क किए हुए हैं, ये रेड कलर से आपको नजर आ रहे हैं, ये आंसर्स हैं हाईलाइट किए। आपके पास थोड़ा सा वो प्रिंट में डल आ रहा होगा, ऑप्शन देखें जो
जैसे 1 का ऑप्शन देखें डी है, तो प्रिंट में आपके पास थोड़ा सा डल होगा, ये लाइट है थोड़ा, रेड कलर थोड़ा लाइट प्रिंट होता है ना। एबीसी बोल्ड है, बाकी ये थोड़ा लाइट होगा, सही। 1 से 14 तक ये आप एमसीक्यू से घर पे कर लीजिएगा, जो नहीं होंगे वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं 10, 11, 12। इसमें हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। So question number 10. A business purchased a non-current asset with an estimated useful life 4 years and residual value 1000. It uses a straight line method of depreciation. So business decide after 2 years that the useful life of asset has been underestimated and still has 5 more years in use to come, making its total life 7 years. Calculate depreciation expense for first 3 years. अच्छा, ऐसा होता है, एक मशीन उन्होंने परचेज की, एस्टिमेट की थी लाइफ उसके 4 ईयर, 2 ईयर के बाद पता चला है कि लाइफ अंडर एस्टिमेट की है और अभी भी ये 5 साल और यूज हो सकता है, ठीक। तो अब क्या होगा, देखिए 3rd ईयर से आपका डेप्रिसिएशन इसमें चेंज हो जाएगा ना। फर्स्ट 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 4 ईयर की बेस पर, और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 5 ईयर की बेस। अब ये किस तरह होगा ये देख लेते हैं कि एस्टिमेट चेंज हुआ है तो उससे आपका डेप्रिसिएशन चेंज होगा। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयर 1, ईयर मेंशन नहीं, हम लिख लेते हैं ईयर 1। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला लिख, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 12,000, स्क्रैप वैल्यू 1000 है, और एस्टिमेटेड लाइफ 4। एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, 2750। ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अच्छा, ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम ही रहेगा 2750। अच्छा, अब हुआ कि अब 2nd ईयर के एंड पे पता चला है कि लाइफ हमने अंडर एस्टिमेट की थी और अभी भी एसेट 5 ईयर और यूज हो सकता है, तो जो 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन है वो चेंज हो जाएगा ना, ईयर 3। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिवाइज होगा आपका, तो यहाँ लिख लेते हैं रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ से डेप्रिसिएशन आपका रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मेथड वही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा आपके ख्याल में, क्या होना चाहिए, अब आप कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी, फिर उससे डेप्रिशिएट करें, इसका वैल्यू माइनस, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि अब बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि मशीन की कॉस्ट थी, यहाँ में लिखता, देखिए कॉस्ट थी 12,000, 2 ईयर हमने यूज किया था, 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगा कितना, 5500। नेट बुक वैल्यू रह जाएगी 6500। देखिए 12,000 का एसेट था, 2 ईयर्स में हमने 5,500 का एसेट यूज किया, 5,500 से डेप्रिशिएट हो गया, अब इसकी बुक वैल्यू रह गई है 6,500। अब जो फर्दर हम डेप्रिशिएट करेंगे वो बुक वैल्यू को करेंगे, कॉस्ट को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अगर कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं तो क्या होगा वो भी पहले बता देता हूँ के बाद। अच्छा, जैसे कि अब कॉस्ट है, माइनस करेंगे 1000, लाइफ क्या लेंगे अब, उसकी लाइफ कितनी रह गई है, 5 ईयर है ना। अब 5 ईयर अभी भी और यूज हो सकता है, तो इसे फर्दर हम डेप्रिशिएट करेंगे 5 ईयर। अगर हम ये कैलकुलेशन यूज करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका,
11,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, 2200, और ये 2200 हम चार्ज करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर तक। तो 2200 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 11,000 होगा। 11,000 में ये ईयर 1 और 2 का डेप्रिसिएशन ऐड करें, तो ये 16,500 बन जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि उसके कॉस्ट से ज्यादा हो गया। तो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, अब हम कॉस्ट के बजाय बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड करेंगे स्क्रैप वैल्यू, और इससे डिवाइड करेंगे हम, पैसे हम लेते हैं एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ। तो ये फॉर्मूले में एक चेंज आ जाएगा, लाइफ रिवाइज होने। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। जब बुक वैल्यू कितनी है 6,500, स्क्रैप वैल्यू फिलहाल सेम है, और रिमेनिंग लाइफ 5। तो अब इसका आंसर बताएं क्या आ रहे हैं, 1100। 1100 हम चार्ज करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर तक। 11 × 5 करें 5,500, और ये ना फर्स्ट 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन ऐड करें, तो एक्यूमुलेटेड कितना बनेगा 11,000। और 11,000 ही होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट 12,000 है, स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, जो कि स्क्रैप करने पे हमें मिल जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 11, और इस तरह आपका आंसर 11,000 ही आ रहा है ना। 1100 × 5, 5,500, इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट 2 ईयर का डेप्रिसिएशन, तो टोटल बनेगा 11,000। अब ये कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 में अब एक नया पॉइंट है इसमें भी। Jacob has purchased an asset for $1 lakh on 1st January 2001. It had an estimated useful life of 5 years and it was depreciated using reducing balance method at a rate of 20%. On January 1, 2003, यानी कि after 2 years, it was decided to change the method to straight line. Show the depreciation charge for each year to December of the asset life. अब यहाँ मेथड चेंज हो रहा है, पहले रिड्यूसिंग है और बाद में स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हो सकता है। कि जैसे कि मैंने बताया था ना, स्ट्रेट लाइन कब यूज करते हैं किन एसेट्स के लिए, कि जिनसे शुरू में बेनिफिट ज्यादा हो बाद में कम, और स्ट्रेट लाइन जिनसे आपको सेम बेनिफिट मिले ना। तो ऐसा हो सकता है खासतौर पर मशीनरी के केस में कि स्टार्ट में आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन ज्यादा होती है, बाद में मशीन की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है, और एक टाइम आता है जब वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर तो वहां पर हम मेथड चेंज कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं रिड्यूसिंग से। ठीक है, तो अब इस एसिड है 2 साल इसने रिड्यूसिंग यूज किया, 2 साल के बाद स्ट्रेट लाइन। तो पहले 2 ईयर का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, और फिर 3rd ईयर से स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। तो ईयर 1, तो यहाँ पे ईयर मेंशन है तो ये लिख लेंगे 2001। फॉर्मूला, अच्छा डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, कॉस्ट कितनी है, एसेट की कॉस्ट है 1 लाख। अच्छा, एक्यूमुलेटेड ईयर 1 में 0 होगा, और मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, कितना 20%। तो ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 20,000। ठीक है, 2001 मैंने 11 लिख दिया यहाँ पर, 2001। 2002 कॉस्ट 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, और इसका 20%। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16,000। अब 2003
डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। 2003 में मेथड चेंज होगा, अब हम आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन। तब देखें अगेन वही पॉइंट, मशीन की कॉस्ट थी, एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, 2 ईयर हमने यूज किया, तो 2 ईयर्स में ये 36,000 से डेप्रिशिएट हो गया है और इसके नेट बुक वैल्यू रह गई 64,000। अब हम 64,000 को फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे बजाय 1 लाख। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, फिर से कॉपी कर रहे, फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ लेंगे। अब यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे, सेकेंड बुक वैल्यू है 64,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, और रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी अब, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर थी, 2 ईयर हमने डेप्रिशिएट हुआ रिड्यूसिंग से, तो रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स। आपको ईयर 3 का रिवाइज्ड एप्लीकेशन मिल जाएगा कितना, 21,333। ये हमारे पास आ जाएगा ईयर 3 का रिवाइज्ड एप्लीकेशन, और ईयर 3 से ऑनवर्ड्स 21,333 यहाँ चार्ज करें। अब एक पॉइंट ये हो गया कि जब मेथड चेंज होगा तो आपने क्या करना, कॉपी कर लें।